फिर फ्रीडम में आता है आर्टिकल 21 इज लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी का थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा विल बी ए रॉन्ग टर्म टू यूज, बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है सिंस द फर्स्ट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में जो कहानी है वो आती है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में जो स्टोरी है वो यहीं से डेवलप होती है। तो बेसिकली आपका संविधान ये कहता था दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, दो चीजें, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी लाइफ नंबर 1, आपकी पर्सनल लिबर्टी नंबर 2 नहीं डिप्राइव की जा सकती एक्सेप्ट अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, उस कानून के तहत आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को आपसे डिप्राइव करता है तो वो अलाउड है, दैट इज अलाउड। दैट मीन्स द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट arbitrary legislative action. Why do I say arbitrary? Say for example, the government or the president gives an order that okay, arrest this guy. But if that arrest is not as per any law, criminal procedure code के हिसाब से, IPC के हिसाब से अरेस्ट नहीं एग्जीक्यूट किया गया, तो इसका मतलब कि आप बच सकते हो, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है कि जो प्रोसीजर बनाया गया है उस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको अरेस्ट किया जाए। दैट मीन्स अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हिसाब से आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, आप बच सकते हो अंडर आर्टिकल 21। बट विद द इनिशियल और द अर्लियर इंटरप्रिटेशन वाज दैट इफ legislative action or legislative procedure has been followed to the letter and the spirit, you can be restricted, your life can be restricted, your liberty can be restricted. अगर कानून के हर धारा के हर सबसेक्शन को आपने सही तरीके से फॉलो किया और अरेस्ट करते वक्त उसे इंप्लीमेंट किया तो आपको पकड़ के ले जाया जा सकता है। लेकिन तब क्या होगा अगर कानून अपने आप में विद इन इटसेल्फ इज अनजस्ट, अनफेयर, अनरीजनेबल, डिसप्रपोर्शनेट, आर्बिट्ररी, तब क्या होगा? तब आप बच नहीं सकते थे। क्योंकि अगर मैंने वही केले के छिलके वाली एग्जांपल दोबारा दे दी, यानी केले का छिलका फेंकने के बाद आपको फांसी की सजा होगी, अरेस्ट करके आपको उम्र कैद या फांसी की सजा होगी, ये कानून बना दिया अगर पार्लियामेंट ने, और सरकार ने आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर इस कानून के तहत दिया, इस कानून के हर एक प्रोसेस को फॉलो किया आपको अरेस्ट करते वक्त, और आपका ट्रायल भी फुल्ली इस कानून के प्रोसीजर के हिसाब से कंडक्ट हुआ, फांसी तो आपको हो जाएगी। लेकिन क्या ये कानून अपने आप में, दैट मीन्स सब्सटेंटिवली, क्या ये कानून फेयर था, जस्ट था, रीजनेबल था, नॉन आर्बिट्ररी था? हाँ या ना बताओ। अपने सब्सटेंस में क्या ये कानून फेयर था, जस्ट था, रीजनेबल था, नॉन आर्बिट्ररी था? वॉज इट लाइक दैट? नो, बिकॉज ना तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है, ना ही ये किसी तरीके से आपको क्या कहते हैं, फेयर पनिशमेंट दे रहा है जिस टाइप का आपने क्राइम कमिट किया है। तो सब्सटेंटिवली ही अगर कोई कानून गलत हो उसका क्या होगा? AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमारा मतलब है संविधान में जो लिखा है वो ट्रांसलेट करना। अब संविधान में ये लिखा है दैट इफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड एंड द लॉ इज इंप्लीमेंटेड इन अ फेयर मैनर, then it's okay, you can do anything, you can take away the person's life, you can take away the liberty. सेम वे गोपालन केस, AK गोपालन केस में यह भी कहा गया कि लाइफ का बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग हम समझ रहे हैं, दैट जस्ट मियर एग्जिस्टेंस, मियर सिंपल लिविंग इज लाइफ, कि आप जिंदा हैं यही लाइफ। बट मेनका गांधी केस ये दोनों परसेप्शंस पलट देगा। तो 1978 के अंदर मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप विदेश नहीं जा सकती हैं, जिसके बाद वो कोर्ट को अप्रोच करती हैं। और कोर्ट को अप्रोच करने के बाद जब तथ्य देखे जाते हैं, जब पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को कोर्ट देखता है, तो वो ये कहता है कि ये प्रोविजंस तो फेयर नहीं है, ये प्रोविजंस तो अनफेयर है, ये रीजनेबल नहीं है। मतलब आपने कानून को पढ़ा लाइन बाय लाइन, उसके सब्सटेंस को ये चेक किया कि क्या वो सब्सटेंस फेयर है,
कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कहीं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ तो नहीं है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि व्हाट थिंग्स यू कैन चेक व्हाइल चेकिंग अ पर्टिकुलर लॉ. अगर आपको लगता है कि वो कानून अनफेयर है, अनजस्ट है, आर्बिट्ररी है, तो आप उस पर्टिकुलर कानून और उसकी एप्लीकेशन दोनों को देख रहे हो. यू आर लुकिंग एट द प्रोसेस दैट द लॉ टेक्स as well as the procedure that is followed in implementation of the law to check whether a particular person's life or liberty can be taken away. इसका मतलब अगर आपने अलाउ करना है किसी की लाइफ या लिबर्टी को ले जाना, तो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी. नंबर 1, substance of the law, whether the law is fair, whether it is just, whether it is reasonable. This, my dear friends, is considered as due process और फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है. सो मान लो कि आपने कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें आप व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका ही नहीं देते हो, शुरू से लेकर एंड तक अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं देते हो, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से जो प्रोसीजर बनाया गया वो फॉलो किया है, लेकिन उस कानून में ड्यू प्रोसेस ही नहीं था. द लॉ वॉज नॉट हैविंग ड्यू प्रोसेस. दैट इज वाई मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दी परिभाषा. यह कहा कि वी विल नॉट ओनली चेक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, विल नॉट ओनली चेक द प्रोसीजर फॉलो टू इंप्लीमेंट द एक्ट, वी विल ऑल्सो चेक वेदर द लॉ वाज सब्सटैंटिवली जस्ट, फेयर और रीजनेबल. इसको उन्होंने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब निकालोगे? ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बी, फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, सी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या डी, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ए, बी, सी, डी. What according to you best suitably describes due process?